दोस्तों, आज अपन भारतीय राज्य व्यवस्था के पहले हिस्से को कवर करेंगे और दूसरा हिस्सा इसके बाद में आएगा। और याद रहे कि 12 फरवरी को पीसीएस बिहार पीसीएस की परीक्षा है और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसको कर रहे हैं। घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संग्रह आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और हाँ, जो भी लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर जो है ट्रम्प कार्ड की तरह काम करता है, खासकर स्टेट पीसीएस में। तो उसके लिए घटनासार के निचोड़ के तहत पूरी प्लेलिस्ट जो है वो बनाई गई है, उसको आप देख के जाएं। बिना उसके जो है मुश्किल पड़ जाएगा आपको। खैर, शुरू करने से पहले दोस्तों एक और भूल सुधार कर लीजिए। कल जो है क्वेश्चन नंबर 392 के तहत जिसमें पूछा गया था कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। उसमें मैंने कोई विकल्प जो है गलत बोल दिया था। और क्वेश्चन नंबर 394 के तहत थोड़ा टंग जो है स्लिप हो गई थी, गरारी फंस गई थी, या फिर कहें जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, इस तरह का प्रश्न था। उसको मैंने जेल को जिला बोल दिया था, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता और लोगों की भांति। और एक बात और स्पष्ट आपको बता दूं कि मैं अपनी वीडियो को एडिट नहीं करता हूं। तो जो भी गलती होती है उसको स्वीकार करता हूँ इस भाव के साथ कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार की निष्ठा, समझ रहे हैं, स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मूल मंत्र हैं। तो इसी भाव के साथ मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कल जब हमने इतिहास का फाइनल वाला वीडियो किया तब मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि पहले 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्रता मिली, तो इसी दिवस को जो है स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया। अब बचा कि पहले वाले 26 जनवरी का क्या किया जाए, जो कि पहले स्वतंत्रता दिवस था। तो इसको यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया। तो अब जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ना कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो अब फिर से आपको क्लियर करा दिया। भारतीय संविधान में कुल शामिल हैं क्या, 395 अनुच्छेद शामिल हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में शामिल हैं। और यदि संविधान में अनुच्छेदों की बात करी जाए, ये मूल रूप से शामिल हैं। मूल रूप से भी नहीं दोस्तों, इसमें जो है मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं, पहले 8 अनुसूचियां थीं, तो अब जो है वह 12 हो गई हैं, ये भी याद रखना है। मूल रूप से जो था 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। बाकी अनुच्छेद तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो वो नहीं आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान में 450 से ज़्यादा हो चुके हैं, अलग से नहीं जोड़ा गया। जो भी अनुच्छेद हैं उन्हीं में खंड और उपखंड के रूप में जोड़े जा रहे हैं, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में फिर से पूछ लिया है कितने अनुच्छेद हैं, 300 दिया है विकल्प में, 350 और 400, 500, तो इसमें जो है 400 से अधिक सही उत्तर माना गया है। मिलान करना है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषयों की संख्या की बात करी गई है, प्रविष्टियों की संख्या की बात करी गई है। तो याद रखना है, संघीय सूची में जो है मूल रूप से 97 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 66 विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल हैं, याद रखना है। फिर है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुक्रम दीजिए। तो इसका सही क्रम जो है ए वाला रहेगा, CABCADB, याद रखना। सी का मतलब सार्वभौमिक, ए का मतलब समाजवादी और डी से जो है धर्मनिरपेक्ष और बी वाला जो है प्रजातांत्रिक बाद में आएगा। दोस्तों, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं और हमको प्रस्तावना याद भी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम उत्तर लेखन के दौरान कर सकते हैं और बेहतर नंबर उठा सकते हैं, याद रखना है इसको। तो दोस्तों, हमारे संविधान में
हम क्या कहते हैं कि हम भारत के लोग प्रस्तावना के तहत भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम लोग बात करते हैं। तो उसी क्रम में हमको रखना है इसको। तो सार्वभौम का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो प्रस्तावना में दिया गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष की जगह अब पंथ निरपेक्ष हो गया है। और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात कही गई है। तो ये क्रम आप उसी के अनुसार सेट कर लीजिएगा, आप भी देख सकते हैं। वैसे आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया दोस्तों? तो सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। सा, पा और आ, सपा जिसको कहते हैं। सा का मतलब समाजवादी, पा का मतलब पंथ निरपेक्ष, आ का मतलब अखंडता। ये तीनों शब्द जो हैं संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जोड़े गए थे। और सवाल पूछ लिया जाता है कि कितनी बार संशोधन हुआ है हमारे संविधान की प्रस्तावना में? तो सही जवाब है मात्र एक बार, और उसमें भी सपा को जोड़ा गया था। याद रखना है, सपा या फिर सपा, इस तरह से। एक सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है, यहाँ भी मैंने इसको दिखा दिया है। फिर है दोस्तों, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो याद रखना, साधारण बहुमत के तहत जो है नए राज्य का निर्माण किया जाता है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि इस तरह का संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत विचार, मतलब 368 के तहत नहीं माना जाएगा। फिर है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं दोस्तों। तो विकल्प में जो हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है उनमें कौन सा है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जो दूसरा प्राप्त है अल्पसंख्यकों के अधिकार। जी हाँ, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के तहत, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 के तहत शामिल किए जाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ें अगर विदेशी नागरिकों को दे दी गई तो दिक्कत पैदा हो जाएगी, कुछ भी बोलेंगे अभिव्यक्ति के नाम पर। और अगर अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों की संरक्षण की बात करी जाए तो उनके हितों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले हमारे लिए हमारी जनता प्राथमिक है, क्योंकि हम भारत के लोग प्रस्तावना का भाग हैं। संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, और जनता में जो है भारत की विदेशी नागरिक नहीं आते हैं। फिर है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो सही जवाब है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार। याद रखना है, वही अभिव्यक्ति की आज़ादी। गड़बड़ हो गया क्या? सही है दोस्तों। जी हाँ, भारतीय संविधान में अगला सवाल, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया दोस्तों? तो याद रखना है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भाग 3 में अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना जो है मौलिक अधिकारों के तहत शामिल कर लिया गया। बाद में दोस्तों 2009 में अधिनियम बना दिया गया शिक्षा का अधिकार के नाम से, और इसको जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो लागू करने की डेट भी पूछ ली जाती है, और वही पूछी भी गई है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है दोस्तों? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो ये दोनों नहीं है। बाकी सूचना का अधिकार जो है दोस्तों अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अनुच्छेद 19 के तहत शामिल कर लिया जाता है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत 21(a) में जोड़ दिया गया। तो ये दोनों सही हैं, याद रखना, ए और सी। यहाँ पे अगर विकल्प ई होता तो हमको ई करना चाहिए था। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध हैं? जी हाँ, नीति निर्देशक तत्वों की बात की जा रही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। समान नागरिक संहिता,
ये दोनों शामिल हैं, बाकी दो नहीं शामिल हैं, याद रखना है। और जो है आगे बढ़ते हैं। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है भारत में, भारतीय संविधान में। और समान नागरिक संहिता की बात करें तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। और यदि अनुच्छेद 40 की बात करें तो उसमें पंचायतों की बात कही गई है। फिर है अगला सवाल, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे दोस्तों। और पूछा जाए कि किसकी समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, इन्होंने नहीं उल्लेख किया है। पूछ लिया जाता है मौलिक कर्तव्य मूल रूप से थे कितने दोस्तों? तो 10 थे, बाद में जो है 11वां जोड़ा गया, ये भी याद रखना है। तो कुल 11 हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो सही जवाब है कितनी भी बार, याद रखना है। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं दोस्तों किसके द्वारा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सीधे अपने और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। कहाँ से इसको हम पाते हैं? इस वाले विकल्प को सीधे अनुच्छेद के तहत उठा लिया गया है। अनुच्छेद 52 जो है कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये जो है 53 में दिया गया, ना कि 52 में। 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखना है। तो सीधे सीधे देखिए एक हिस्सा इसका यही यहाँ पे विकल्प बना दिया गया है कि वह अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो सही जवाब है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का, वो पद पर काबिज होगा, याद रखना है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना 12वां क्रम है प्रतिभा पाटिल का। 11वां क्रम जो है वो अब्दुल कलाम जी का, याद रखना है। 11, 12 और 13वां जो है दोस्तों प्रणब मुखर्जी का है। 14वां जो है कोविंद जी का है और 15वां जो है वर्तमान में मुर्मू जी का है, याद रखना है। और पूछा जा सकता है कि जो बाइडन, जी हाँ अमेरिका के संदर्भ में देख लें, जो बाइडन जो है 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और यदि बात करी जाए वहाँ की उपराष्ट्रपति की तो पहली महिला अश्वेत महिला जो हैं कौन? कमला हैरिस। वो जो हैं इसको उल्टा कर दीजिए 6 को 49वें क्रम की, तो इस तरह से याद रखना है 49वें क्रम की उपराष्ट्रपति हैं। यदि भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, वो चौथे क्रम के हैं, 14वें क्रम के हैं, याद रखना है। जेडी जगदीप धनखड़। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो याद रखना है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब अधिनियम बनता है। इससे पहले उसको दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है। और राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 111 में किया गया है, उसी में जो है उसकी वीटो पावर की बात कही गई है। तो सीधे सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? फिर सवाल 19, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ये साथियों उसी समय पूछा गया, 2022 का ही सवाल है। तो सही जवाब है 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन चुनाव होता है तो राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत और चयनित, निर्वाचित दोनों, और ऐसे ही लोकसभा के भी सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत राज्यसभा के, और लोकसभा के कितने दोस्तों? 543, और 2 जो हैं आंग्ल भारतीय भी होने चाहिए थे लेकिन अब वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है। तो 543 लोकसभा के, तो टोटल 788 बन गए हैं, तो यही सही जवाब है।
फिर है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है दोस्तों? तो 12वां क्रम था, याद रखना है। अब 14वें कौन उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़, बात ऊपर भी कर चुके हैं हम। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जी हाँ, अटॉर्नी जनरल। ये जो है दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 148 जो है अटॉर्नी जनरल की बात करता है। ये महान्यायवादी होता है और राष्ट्रपति जो है इसको नियुक्त करता है और प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने 148 बता दिया। 148 में जो है कैग का प्रावधान है, याद रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, याद रखना है। भूल के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। फिर एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन दोस्तों? महान्यायवादी। वही रिपीटेड क्वेश्चन है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने दिन तक अनुपस्थित रहे? सवाल यूपी पीसीएस में भी ये पूछा जा चुका है। तो 2 माह के लिए 60 दिन अधिकतम, याद रखना है। राज्यसभा में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोग जान ही रहे होंगे, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, याद रखना है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो मतलब राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। एक विकल्प ये है। दूसरा प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। और चौथा है समाप्त होने का विषय ही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? तो डी वाला सही है, समाप्त होने का विषय नहीं है, याद रखना है। क्योंकि दोस्तों हमारी जो राज्यसभा है वह विघटित ना होने वाला सदन है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। और 1/3 सदस्य जो हैं प्रति 2 वर्ष की अवधि में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार पूरा कंप्लीट साइकिल चलता रहता है और इसका विघटन नहीं हो पाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष हो जाता है। इसी तरह किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो याद रखना है, राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो होता कौन है इसका अध्यक्ष? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही इसका पदेन सभापति होता है, जिसका राज्यसभा का, याद रखना है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। रिपीटेड क्वेश्चन। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं दोस्तों? तो 3 सत्र होते हैं, याद रखना है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात कही गई है। 3 जो हैं सत्र होते हैं और अधिकतम 2 सत्रों के बीच का अंतर जो मतलब दोस्तों 6 माह में जो 1 वर्ष में जो है कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना जरूरी होता है ऐसा। लेकिन भारत में जो है 3 सत्र बुलाए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकाल सत्र, याद रखिएगा। अभी जो शुरू होने वाला है फरवरी से, तो बजट सत्र शुरू होगा, याद रखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो विकल्प बी सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, यही कथन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो सही जवाब होगा धन विधेयक की शुरुआत जो है साथियों राष्ट्रपति की सहमति से, पूर्व सहमति से लोकसभा में होती है। और धन विधेयक है कि नहीं है इसका निर्धारण कौन करता है? एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है। तो लोकसभा स्पीकर इसका निर्धारण करता है, याद रखना है। अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेखानुदान बना है साथियों, क्या किस उद्देश्य से बना है? जब बजट या फिर अन्य किसी प्रक्रिया के दौरान सरकार के पास अपने खर्चे पूरा करने के लिए धन नहीं होता है, तो लेखानुदान के माध्यम से वह अग्रिम धन ले लेता है। ये जब पारित हो जाता है लेखानुदान, तब उसको अग्रिम धन मिल जाता है काम चलाने के लिए। तो इसीलिए लेखानुदान
सही विकल्प होगा बना है किससे, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लोक लेखा समिति अपनी, जी हाँ दोस्तों, इसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 116 में किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, अनुच्छेद 116 में इसका उल्लेख है और अभी जो है बजट सत्र शुरू होने वाला है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। फिर लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो सही जवाब है लोकसभा स्पीकर को जो है प्रस्तुत करती है दोस्तों। इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, सदस्य भी पूछ लिए जाते हैं, 15 राज्यसभा से और 7 जो हैं, माफ़ कीजिएगा, 15 लोकसभा से और 7 जो हैं राज्यसभा से होते हैं। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो लोक संपत्ति है उसका नियंत्रण करना, लोक व्ययों पर, जो सार्वजनिक धन है उसका सही इस्तेमाल हो, इन्हीं चीज़ों पर जो है नज़र रखना इसका उद्देश्य होता है। और ये जो है कैग की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिरक्षण करती है, जांच करती है कि पैसा जो निकाला गया, आवंटित हुआ, वो सही जगह खर्च हुआ कि नहीं हुआ। और दोस्तों इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, याद रखना है। इसीलिए ये रिपोर्ट भी अपनी उसी को देती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों, तो सी वाला सही नहीं है। कौन सा है सी वाला, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, लेकिन सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल की अपील की सुनवाई भी कर सकता है। फिर है अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय एक कैसा न्यायालय है, तो सही जवाब है, 4 विकल्प दिए हैं दोस्तों, इनमें से ई वाला सही है। ये जो है मानव अधिकारों का संरक्षक भी है, याद रखना है, ये संघीय न्यायालय भी है, मानव अधिकारों का संरक्षक भी है और अंतिम विवेचक भी है। तो 3 विकल्प सही हैं, इसलिए विकल्प ई सही होगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों, तो याद रखना है राज्यपाल है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल की बात कही गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी, जैसा अभी हमने ऊपर एक सवाल देखा, और वह इस शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसे ही पूछा जा सकता है जैसे अभी राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा गया था। तो एक सवाल और यहीं से जनरेट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अभी हाल के दिनों में गति मध्यम हो गई है, आप लोगों की मंद हो गई है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे दोस्तों, तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। विकल्प में मुख्य न्यायाधीश भी है, उसको नहीं करना है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसकी आयु पूछ ली जाती है कि कितने वर्ष तक अपने पद पर कार्यरत रहता है, तो 62 वर्ष। और वहीं यदि सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, इन्होंने नहीं दिया है, वो 65 वर्ष है आयु, याद रखना है। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र था दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी का था, जो कि 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। चलित न्यायालय मतलब चलता फिरता न्यायालय था, कोर्ट था। इसका उद्देश्य क्या था, उन क्षेत्रों में न्याय को पहुंचाना जो दूर स्थित हैं, पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं, उन लोगों तक न्याय आसानी से पहुंच सके। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो याद रखना 352 के तहत। जी हाँ, अनुच्छेद 352 याद रखिएगा, 352 और 52 में 4 जोड़ेंगे 356, और 356 में 4 जोड़ेंगे 360। तीनों का बता रहा हूँ, 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है, 360 में जो है वित्तीय आपात की बात कही गई है। 360 का इस्तेमाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं किया गया है, याद रखिएगा। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी दोस्तों, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में हुआ था। और दोस्तों पहली बार जो है 9वीं लोकसभा में इसका इस्तेमाल हुआ था, याद रखना है, लोकसभा चुनावों में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चौथे क्रम की थी लोकसभा, तो 9वीं थी, कैसे याद रखेंगे। 1989 में इसका संशोधन हुआ, अधिनियम बना, और 89 के अंत में 9 है, तो इसी को जो है
लोकसभा की संख्या बोल दीजिएगा, समझ लीजिएगा। चीज़ें इस तरह से जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो याद रहेंगी। 41 रिपीटेड क्वेश्चन। फिर भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो विकल्प के अनुसार जो है 18 है। सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है, 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो मूल रूप से अगर संविधान में भाषाओं की बात करी जाए तो 14 भाषाएं थीं दोस्तों, लेकिन वर्तमान में जो है कुल 22 हो गई हैं, याद रखना है। कैसे 22 हुई हैं? 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया, ठीक है। फिर दोस्तों 71वां संविधान संशोधन के तहत नमक को जोड़ा गया। नमक का मतलब, नमक में ऐन से मतलब जो है दोस्तों, ऐन का मतलब नेपाली है और एम का मतलब मणिपुरी और के का मतलब कोंकणी, याद रखना है। तो ये नमक हो गया। फिर दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के तहत BDMS को जोड़ा गया। समीक्षा अधिकारी में पिछली बार ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। बी का मतलब बोडो है दोस्तों, बोडो। डी का मतलब डोगरी, याद रखना है। और एम का मतलब मैथिली और एस का मतलब संथाली। ये 4 भाषाएं जो हैं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। तब अब जो है दोस्तों कुल 1 और 3 4 और 4 8 भाषाएं और जुड़ गई हैं, तो कुल 14 और 8 22 भाषाएं हो गई हैं, याद रखना है। इसको कैसे याद रखें संविधान संशोधनों को? तो देखिए 21 के बाद 71, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा, याद रखना है। फिर है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC। देखिए दोस्तों CDP की फुल फॉर्म है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और NES का मतलब है दोस्तों नेशनल, ई का मतलब क्या होगा, स्कीम, अरे विस्तार को क्या कहेंगे, देख लीजिएगा दोस्तों, इसको सर्च कर लीजिएगा। एक्सपेंशन हो सकता है, जी हाँ, नेशनल एक्सपेंशन स्कीम, और देख लीजिएगा इसको एक बार। और जो है NDC का मतलब हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म अपने दिमाग में रखिएगा, अगर ये पता होंगी तभी इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। तो सवाल पूछ रहा है 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, 1957 में गठित की गई थी, याद रखना है। इसी समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको स्थापित करने की बात कही गई थी, याद रखना है। 14 निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, याद रखना है। तो सही विकल्प है बड़े देशों के लिए आदर्श होना सही नहीं है। फिर है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी दोस्तों? तो फिर से वही सवाल, बलवंत राय मेहता ने। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है दोस्तों केंद्रीकृत शासन में कि केंद्र के अधीन ही सारा का सारा शासन होगा, राज्य भी उसी के अधीन काम करेंगे, लेकिन भारत में विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली विद्यमान है, याद रखना है। केंद्र अलग काम करता है, राज्य अलग काम करता है, और जो स्थानीय स्तर पर जो काम होता है पंचायतें वो अलग काम करती हैं। इसी को विकेंद्रीकरण कहा गया है, मतलब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है 3 स्तरों पर, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर, और उसमें भी 3 स्तरों पर बंटवारा कर दिया गया है, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो फिर से सही जवाब है पंचायती राज की, माफ़ कीजिएगा, अशोक मेहता की यहाँ पे बात हो रही है, ऊपर हम लोग बलवंत राय मेहता की बात कर रहे थे। तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात कही है, 2 स्तरों की बात कही है। अशोक और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरों की, तो याद रखना है। वो 1957 में गठन हुआ था उनकी समिति का, और इनकी समिति का 20 वर्ष बाद 1977 में गठन हुआ था, तो याद रखना है।
ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है दोस्तों? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, याद रखना है। आप लोग जान ही रहे होंगे यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत से संबंधित है ये ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। प्रशासनिक प्राधिकरण की तरह काम करती है दोस्तों, और ये जो है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वयक मतलब मीडिएटर का काम करती है। पंचायत और जिला प्रशासन के बीच संपर्क स्थापित करती है और निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, जी हाँ बीडीसी मेंबर आप लोग सुने होंगे, जब चुनाव होता है तो उनका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फिर ये जो बीडीसी मेंबर होते हैं यही मिलकर अपने में से किसी एक को ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, याद रखिएगा। बीडीसी को ही क्षेत्र पंचायत समिति कहते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या? एक प्रशासनिक अधिकारी, वही प्रशासनिक प्राधिकारी, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 1206 है, याद रखना है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके, करंट अफेयर में भी। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं दोस्तों। उनमें से जो हैं 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। मतलब ये प्रति 2 वर्ष के बाद पुनः चुने जाते हैं। तो हमारा भारत जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्यों की सूची में शामिल है। 2021 में इसको शामिल किया गया था, तो याद रखना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है दोस्तों किससे? मानव अधिकारों के संरक्षण से है। पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है, लंदन में स्थित है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की सरकार की रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? तो याद रखना बेंगलुरु में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में हुई थी। नाम इसका क्या था? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1965 में की गई थी। इसकी पृष्ठभूमि दोस्तों कहाँ से तैयार हुई थी? 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ सीमा को लेकर, फिर पुनः 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है कब? 1965 में कर दी गई थी। अब पीछे की स्टोरी जान गए हैं तो याद रहेगा। उद्देश्य इसका क्या है? भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात करके जो अतिक्रमण है उस पर नज़र रखना। मुख्यालय इसका पूछ लिया जाता है तो नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो याद रखना है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। और 26 जनवरी, जी हाँ अभी ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया था। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा चीज़ें सीमित कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा एकदम जैसा कि नाम के अनुरूप है, पूरा नहीं इसको वो स्वरूप प्रदान कर पा रहा हूँ जो इसका नाम है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद MDA मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ चीज़ों को जोड़ जोड़ के तैयार करना। लेकिन ये अप्रोच खाली प्री के संदर्भ में, मेंस के संदर्भ में नहीं। हाँ, जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ती है थोड़ा बहुत बोल बच्चन कर देता हूँ मेंस का भी। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल पूछा जाएगा कि पहली बार कब मनाया गया? तो 2015 में मनाया गया था दोस्तों। 26 नवंबर को ही यह अंगीकृत किया गया था, इस वजह से मनाया जाता है 26 नवंबर को। एक और दिवस मनाया जाता है, कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, याद रखना है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। जी हाँ, वर्गीज कुरियन की जयंती के
उपलक्ष्य में इसको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों संविधान सभा के द्वारा, याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो याद रखना है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यही प्रस्तावना में उल्लेख है दोस्तों। जो प्रारंभिक शब्द हैं याद रखना है, प्रस्तावना को याद रखना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जनवादी को जो है लोकतंत्रात्मक से जोड़िएगा, गणतंत्र को गणराज्य से जोड़ लीजिएगा, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखना है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। अभी ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना में साथियों पूछ लिया जाता है कि सवाल इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कितने न्यायों की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, याद रखना है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों? तो याद रखना है विचार, इसी क्रम में भी याद रखना है, क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पीसीएस, यूपी पीसीएस में पूछा गया विचार, अभिव्यक्ति। देखिए विचार के बाद अभिव्यक्ति आती है। अभिव्यक्ति जब होती है किसी बात की तो विश्वास पैदा होता है, तो विश्वास हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास हो गया। और जब विश्वास मजबूत होता है तो धर्म निकलता है, धर्म हो गया। और धर्म आता है तो धर्म के लिए उपासना की भी जरूरत पड़ती है, उपासना। तो इसी तरह से क्रम जो है याद रखिएगा। तो सबसे पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, फिर उपन्यास। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है हमारी प्रस्तावना। और समानता कितने प्रकार की होनी चाहिए, तो याद रखना है 2 प्रकार की समानता की बात करती है। कौन कौन सी? एक अवसर की समानता और दूसरी प्रतिष्ठा। अवसर और प्रतिष्ठा की बात की जा रही है समानता के संबंध में, तो ये भी याद रखिएगा। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए आपके। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। जी हाँ, संविधान की शक्ति जो है लोगों में निहित है, याद रखना है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। सही जवाब यही है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो अलग अलग मतभेद है जानकारों में। तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है, याद रखना है। संघात्मक और एकात्मक जो है होता है। संविधान को 2 वर्गों में बांट के देखा है, संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक के तहत दोस्तों वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र और राज्यों दोनों में विभाजन रहता है। और वहीं अगर केंद्रात्मक की बात करें तो शक्तियां जो है केंद्र के ही हाथ में होती हैं केवल। तो अलग अलग मतभेद है, तो सही विकल्प जो है, मतलब मतभेद है जानकारों के बीच, तो सही विकल्प डी होगा। ये आयोग ने माना है तो हम भी यही करेंगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दल बदल विरोधी कानून से। 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में इसको जोड़ा गया था, याद रखना है। भूमि सुधार जो है किस सूची के विषयों के अंतर्गत है? तो याद रखना है राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। 66वां, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, जन्म के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी, और भूभाग के सम्मिलन के द्वारा भी। जैसा कि बांग्लादेश के क्षेत्र में जो है कुछ, जब 101वें संविधान संशोधन के तहत, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश के कुछ गाँवों को सम्मिलित किया गया भारत में, तो वहाँ पे जो भी नागरिक निवास कर रहे थे उन सबको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई। तो इसी को कहते हैं किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा। और चौथा है भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो यही विकल्प सही होगा। ऐसा करके नागरिकता नहीं मिलने वाली है। नागरिकता की बात करें तो संविधान के भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता का, और आर्टिकल 5 से लेके 11 नागरिकता के संदर्भ में बात करते हैं, याद रखना है। नागरिकता कानून कब पारित हुआ दोस्तों? ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 12 दिसंबर 2019 को जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही इसको पारित माना जाएगा।
लेकिन दोस्तों इन्होंने विकल्प में 12 दिसंबर नहीं दिया है, तो हम 11 दिसंबर मान के चलेंगे। 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिली, जी हाँ, तो 11 दिसंबर ही मान के चलेंगे, तो विकल्प बी सही होगा। तो 2 सवाल पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, ठीक है, तो 12 दिसंबर 2019, और लागू कब से हुआ ये भी पूछा जाएगा। 10 जनवरी 2020 से यह लागू हो गया, तो याद रखना है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही इसका मतलब होता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब कोई चाहे अमीर हो या गरीब हो, नेता हो या कोई सामान्य व्यक्ति, उसके साथ कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद रखना है, यही अनुच्छेद 14 कहता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है, याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत इसका संरक्षण करता है, और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत, दोनों अनुच्छेद याद रखने हैं। और 5 प्रकार की रिट जारी करी जाती हैं इसी संदर्भ में: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध रिट, याद रखना है। फिर है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों? तो 12 से 35 के तहत किए गए हैं। प्रारंभ में दोस्तों ये 7 थे, लेकिन वर्तमान में केवल 6 हैं, याद रखना है। भाग 3 में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर दोस्तों 7वां जो एक और था वो कहाँ गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको उठा के, जो कि संपत्ति के अधिकार की बात करता था, मतलब संपत्ति रखना भी मौलिक अधिकार था, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको उठा के संविधान के भाग 12 में विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। और किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जान रहे होंगे, अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है दोस्तों? तो संपत्ति का अधिकार, जी हाँ, उसको हटा दिया गया, अभी हमने ऊपर भी चर्चा की। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है दोस्तों? तो अधिकार पुरक्षा रिट, जी हाँ, अभी हम लोगों ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं और उस संदर्भ में रिट जारी करते हैं, तो उनमें से एक रिट है अधिकार पुरक्षा। इसके तहत दोस्तों जो लोक अधिकारी होता है, जो पब्लिक सर्वेंट होता है, उसके कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकता है कि तुमने कौन सा कदम किस संदर्भ में उठाया है, इस तरह का, मतलब उसकी क्लास ले सकता है। अधिकार पुरक्षा के तहत यही है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है दोस्तों किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, जी हाँ, याद रखना है। फिर है 75वां, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो फिर से वही, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत या सिद्धांतों के तहत। भाग 4 में इनका उल्लेख है। 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल हैं। 36 से 51 क्या है? अनुच्छेद है दोस्तों। तो अनुच्छेद 40 जो है क्या करता है? पंचायतों की बात करता है, याद रखना है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की बात करता है। और 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है, यह भी याद रखना है। और नीति निदेशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखना है, यह सवाल भी पूछ लिया जाता है, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है दोस्तों? क्योंकि ये जो है सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इनको लेकर, इनके उल्लंघन को लेकर या किसी विवाद को लेकर इन पर न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय मतलब उनके उल्लंघन पर न्यायालय में जाया जा सकता है, यही इसका मतलब है। फिर है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया था। भाग 4A में इनको जोड़ा गया था। 51A को शामिल किया गया था अनुच्छेद
याद रखना है। प्रारंभ में 10 थे लेकिन वर्तमान में 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों क्या हुआ था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 21A में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर ऐसा किया गया था। फिर 78 क्वेश्चन नंबर 78, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना मौलिक कर्तव्य, ऊपर भी पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों संसद का हिस्सा नहीं है, तो गलत है, संसद का हिस्सा होता है। और फिर तीसरा विकल्प है संसद में बैठता भी है, तो उत्तर होगा नहीं। तो राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की संसद का निर्माण राष्ट्रपति से होगा, लोकसभा से होगा और राज्यसभा से मिलकर होगा। तो देखिए अनुच्छेद 1979 कह रहा है, तब माना जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। इसी आधार पर विकल्प भी सही है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों कैसे किया जाता है? तो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। तो दोनों विकल्प सही हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो इसीलिए इस पर स्टार मार दिया गया, क्योंकि विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो वह उस पर कौन देखता है, उसे किसको सौंपा जाता है? तो याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है संसद के द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। कब? जब वह संविधान का अतिक्रमण करता है, उस आधार पे। और महाभियोग की प्रक्रिया आप लोग जान ही रहे हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? याद रखना है भारत का राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है अनुच्छेद 53A क्या कहता है कि राष्ट्रपति में निहित होगी। बस यही अनुच्छेद जो है निर्धारित कर दे रहा है कि कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होगा। 85 सवाल नंबर 85, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव। यह जो है दोस्तों सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, यह भी याद रखना है। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है दोस्तों? याद रखना है भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। फिर है 87, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस आधार पर दोस्तों? तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। कौन कौन से कारण? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। पहले दोस्तों आंतरिक अशांति को भी आधार बनाया जाता था, लेकिन संविधान संशोधन के बाद उस प्रावधान को हटा दिया गया। फिर है सवाल नंबर 88, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है गवर्नर की सलाह पर, अनुच्छेद 356 के तहत। जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप शासन नहीं हो रहा है, तब वह सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति जो है 356 चिपका देता है। अक्सर जो है राजनीति में इसका दुरुपयोग होता रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या अधिकार नहीं देता दोस्तों? क्योंकि क्या अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। फिर सवाल बनता है कौन करता है नियुक्ति मुख्यमंत्री की? तो याद रखना है राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में हिमाचल, पंजाब में चुनाव हुए हैं और भी होने वाले हैं, तो हो सकता है पूछ लिए। संविधान का अनुच्छेद कौन सा होता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है नियुक्ति करता है किसकी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। फिर है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। जी हाँ, प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, यही नहीं प्राप्त है। बाकी आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। फिर सवाल बनता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया कैसे जाए? तो अनुच्छेद 124 के तहत जो है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने की बात कही गई है, जिसमें जो है ठीक जैसे महाभियोग की प्रक्रिया होती राष्ट्रपति के संदर्भ में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मतलब CJI को हटाने की प्रक्रिया रहती है।
तो कम से कम दोनों सदस्यों में 2/3 बहुमत से जो है पारित होना चाहिए प्रस्ताव, और इसी प्रक्रिया के तहत हटा दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो बिहार से थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना है। कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही कथन असत्य है। आप लोग जान रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अब सवाल बनता है, दोनों सदनों के सभी सदस्य हैं इसमें मनोनीत और निर्वाचित, यह याद रखना है। और बात करें राष्ट्रपति के चयन की या निर्वाचन की, तो उसमें केवल निर्वाचित लोग ही हिस्सा लेते हैं चुनाव में, याद रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति होता है, याद रखना है। अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है दोस्तों केंद्रीय सरकार का, वही प्रमुख होता है केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा, याद रखना है। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को सूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसको प्रदान करे। तो पूछ लिया जाएगा कि जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 78 के तहत उनको दिया गया है। फिर है सवाल, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं दोस्तों किसके प्रति? तो केवल लोकसभा के प्रति, याद रखना है। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। फिर है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है दोस्तों? तो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, याद रखना है। भारतीय संसदीय व्यवस्था के तहत दोस्तों विधायिका, राजनीतिक व्यवस्था में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर देखा जाता है। विधायिका जो है कानून बनाती है और कार्यपालिका जो है उनका क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका जो है उनसे संबंधित विवादों को निपटाती है। तो बी वाला सही है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो याद रखना है ई वाला सही विकल्प होगा। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है जवाबदेह। तो इसमें एक से अधिक विकल्प सही हैं, तो इस वजह से विकल्प ई सही उत्तर होगा। और बाकी ऊपर बता ही चुका हूँ कि जो व्यवस्था है वो 3 भागों में बांट कर की जा रही है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है भारत का प्रधानमंत्री, याद रखना है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहाँ किया गया इसका प्रयोग? तो याद रखना है अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित कर दे, याद रखना है। फिर भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है दोस्तों? तो अटॉर्नी जनरल देता है, याद रखना है। अनुच्छेद 76 में उसका प्रावधान किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, याद रखना है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए पूछ भी लिया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, विकल्प भी सही है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो जैसे केंद्र सरकार में भैया अटॉर्नी जनरल है, वैसे ही राज्य सरकार में जो है एडवोकेट जनरल है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और एक आर्टिकल ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य में एडवोकेट जनरल का प्रावधान करता है? तो 165। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ दोस्तों? तो 1956 में हुआ, याद रखना है। इसी वर्ष जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, याद रखना है। और दोस्तों पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य 1953 में ही बन गया था, कौन सा? आंध्र प्रदेश, याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों 104 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और अगले एक और वीडियो में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद अगला कोई हिस्सा हम लोग कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।